अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और इसके अंदर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। इस लेक्चर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। इसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन काइनेमेटिक्स। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर के अंदर काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया था, जब मैंने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था मैकेनिक्स का, तो उसमें भी हमने इसको डिफाइन किया था। आज अगेन हम इसको डिफाइन करते हैं। अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब इसमें मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन की जो काज होती है वो फोर्स होती है। तो काज ऑफ मोशन को, मतलब फोर्सेस को हम इसमें स्टडी नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रेजेक्टरी। द कर्व दैट इज ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल एज द टाइम प्रोग्रेसेस इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी और द पाथ ऑफ मोशन। मतलब एक पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो जिस पाथ के ऊपर वो मूव करता है उस पाथ को हम पाथ ऑफ मोशन का नाम देते हैं, या फिर हम उसको ट्रेजेक्टरी का नाम देते हैं। तो ट्रेजेक्टरी को डिस्क्राइब किस इक्वेशन से करते हैं? अगर हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो विद पोजीशन वेक्टर आर, जो कि टाइम के लिहाज से चेंज कर रहा हो, तो फिर वो जो आर होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा, टाइम के लिहाज से चेंज कर रहा होगा। तो इसीलिए हम राइट कर सकते हैं कि आर इज अ पोजीशन वेक्टर वेयर आर इज अ फंक्शन ऑफ टी। आर को अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। इसी तरह राइट साइड पे एक्स को कहेंगे कि एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, और वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, और जी भी टी पे डिपेंड कर रहा है। तीनों जो है वो टी पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब टी के फंक्शंस हैं। So we can say that x is equal to x of t, y is equal to y of t, and z is equal to z of t are parametric equations of the path. Next, velocity को define करते हैं। The time rate of change of displacement vector r is called velocity. मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r का जो टाइम के लिहाज से आप चेंज ले रहे हो उसमें, उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं वेलोसिटी का, तो फिर उसको हम स्पीड कहेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन बन जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है v, ऊपर हमने इसको बयान किया हुआ है कि ये डेरिवेटिव है r का विद रिस्पेक्ट टू t। इसलिए v को अगर हम रिप्लेस कर दें डी आर ओवर डी टी, इसका अगेन आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा r का। So we can say that acceleration is second derivative of position vector r. जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि a particle is moving in such a way that its position at any time t is specified by this position vector। अब इसमें देखें, ये जो इसका x कंपोनेंट है वो भी t का फंक्शन है, इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो भी t का फंक्शन है, इसका जो z कंपोनेंट है वो भी t का फंक्शन है। तो करना कि हमने फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो r का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी बन जाएगी, और जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। t के लिहाज से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास पावर रूल इन पे लगाकर और सारे मतलब जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। फर्दर अगर हम इसका
अगेन डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगेन जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास जो वेक्टर आया, ये वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो बस ये चीज आप जहन में रखें कि वेलोसिटी के लिए विद रिस्पेक्ट टू टी एक दफा डेरिवेटिव लेना है, और एक्सीलरेशन के लिए 2 दफा उसका डेरिवेटिव लेंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन। तो ये आपके पास आगे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो हमने सपोज कर लिया कि ये कोई पॉइंट पी है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। तो जब ये पार्टिकल पॉइंट पी पे होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर आर है, और थोड़ी देर के बाद जब ये क्यू पर पहुंच जाएगा तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज होकर आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। तो इस लिहाज से क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। जी, तो जब ये पॉइंट पी पर होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे कंपोनेंट्स की फॉर्म में, जो आई के साथ आएगा ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह डी वाई बाई डी टी इसका वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये एक्सीलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट्स। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। एट एनी टाइम टी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय these two coordinates where a and omega are constants. Find the components of its velocity and acceleration along the coordinate axis. तो इस एग्जांपल में भी उसी तरह से ही पहले आप इसका वेक्टर फॉर्म में राइट कर लें, या फिर अलग-अलग इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। कंपोनेंट्स की बात उसने की है तो फाइंड द कंपोनेंट्स। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट था उसका विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह वाई कंपोनेंट निकालने के लिए हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका डेरिवेटिव ले लिया। सॉरी, वाई कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह एक्सीलरेशन के लिए आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास एक्सीलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। जी, सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, देन इट्स वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल एट पॉइंट पी इज कॉल्ड नॉर्मल वेलोसिटी। जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी है, तो ये हमने इस पे टेंजेंट वेक्टर बनाया हुआ है। तो जब वेलोसिटी इस टेंजेंट के अलोंग होगी तो उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे, और अगर वो आर के अलोंग होगी, आर के अलोंग, तो फिर आप उसको आर के अलोंग ना कहें बल्कि यहाँ पे जो नॉर्मल बन जाएगा, उस नॉर्मल के अलोंग जब आप वेलोसिटी लेंगे तो वो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। अब ये जस्ट मैंने इनके प्रूफ नहीं लिखे हुए, जस्ट मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, तो आपने इनके फार्मूले याद करने। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है ये टेंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी होती है, नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी नहीं होती। तो इसीलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ये आपके पास जस्ट ये टी के साथ जो कंपोनेंट v लिखा हुआ है, दैट इज द स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर ये मिस्टेकनली लिखा गया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपके पास जस्ट ये v आ जाता है जो t के साथ लिखा हुआ है, और n के साथ 0 लिखा हुआ है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो ये याद रखें, जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होता प्लेन के अंदर। ये इसी तरह एक्सीलरेशन के हम टेंजेंशियल कंपोनेंट देखें तो एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट डी वी ओवर डी टी है, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट वी स्क्वायर ओवर रॉ है।
where rho is the radius of curvature which is defined by this formula। ये कैलकुलस के अंदर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी। ये डायग्राम में ये दोनों दिखाई हुई हैं। ये अलोंग टेंजेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और इसके ऊपर अगर आप एक नॉर्मल वेक्टर ले लें तो इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का या एक्सीलरेशन। जी नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पैराबोला x square is equal to 4ay with constant speed v, then the tangential component of its acceleration at a point whose abscissa is under root 5a। abscissa कहते हैं x कोऑर्डिनेट को। ये जो abscissa लिखा हो मतलब ये बेसिकली हमें x की वैल्यू दी हुई है। जी अगेन क्वेश्चन को देखें कि एक पार्टिकल पैराबोला के अलोंग मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो एक्सीलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसका एब्सिसा ये है, इनमें से बताएं कि वो एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा होगा। तो सिंस द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो इसीलिए इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का वो 0 होगा। क्योंकि पीछे अभी हमने पढ़ा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए dv/dt है। जब ये स्पीड ही कांस्टेंट है तो स्पीड का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नीचे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पैराबोला with constant speed, then the normal component of its acceleration at a point whose abscissa is under root 5a is given by। आगे वही ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताने। अब ये जो कि नॉर्मल कंपोनेंट है तो इसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था जिसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ती है और सेकंड डेरिवेटिव की भी। अगेन मैंने यहाँ पर लिख दिया है v²/ρ। अब ρ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास कर्व दी हुई है x² = 4ay। यहाँ पर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, 4 उस तरफ डिवाइड होगा तो वो x डिवाइड और a भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहला डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये आपके पास 2 जो है वो 4 के साथ कैंसिल होकर x/2a बन जाएगा। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे तो x 1 हो जाएगा, नीचे जस्ट 2a आ जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर पुट की, नीचे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। रिजल्ट आपके पास 27a/4 आ जाएगा। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे बटे के नीचे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो 4 ऊपर चला जाएगा v² के साथ और 27 है नीचे आ जाएंगे। तो ये a n जो है एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट वो 4v²/27a आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रेडियल डायरेक्शन का मतलब होता है जो रेडियस की डायरेक्शन में हो, और ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जो थीटा इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में हो। जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज कर रहा होगा वो वाली डायरेक्शन ट्रांसवर्सल डायरेक्शन कहलाएगी। ये रेडियल डायरेक्शन क्या होता है? Radial direction is that in which r increases, where transversal direction is that in which theta is increasing। तो ये मैंने ऑलरेडी भी जो हमने टॉपिक्स पढ़ा था सेंट्रल फोर्स वाला,
उसके अंदर भी मैंने ये प्रूफ बाकायदा करवाया हुआ है। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रूफ किया था कि वेलोसिटी जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ये जो ई आर के साथ है, ई आर बेसिकली ये जो रेडियल डायरेक्शन है ना, इसको डिनोट करने वाला यूनिट वेक्टर है। और ई थीटा जो है ये ट्रांसवर्सल या थीटा की डायरेक्शन है। तो ये आर डॉट आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और आर थीटा डॉट जो है ये ट्रांसवर्सल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। So the radial component of velocity is given by r dot, and transversal component of velocity is given by r theta dot. Similarly, acceleration भी मैंने उसी 7 लेक्चर में प्रूव किया था कि acceleration जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर भी उसी तरह जो ई आर के साथ लिखा हुआ ये रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, और जो ई थीटा के साथ लिखा हुआ है ये आपके पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास रेडियल कंपोनेंट आ गया, और इसी तरह ये आपके पास ट्रांसवर्सल। तो ये आपको जुबानी याद करने हैं, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं एज इट इज। तो इसके अलावा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जी नेक्स्ट कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं। इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस a, then its velocity is entirely along tangent, entirely along radial direction, along both radial and transversal direction, या none of these। तो ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्स अ सर्कल, मतलब एक पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है या पाथ ऑफ मोशन है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस a है। तो हमने ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंट के अलोंग है या रेडियल के अलोंग है या दोनों के अलोंग है। तो अब यहाँ पर आप देखें रेडियस हमारे पास है a, मतलब रेडियस कांस्टेंट है। तो अगर आप वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट निकालते हैं तो वो आपके पास 0 निकल आता है, और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट निकालेंगे तो वो a थीटा डॉट आ जाता है। अब ये चूंकि रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो मुकम्मल तौर पे टेंजेंट के अलोंग होगी। तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेलोसिटी इज एंटायरली अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। यही क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास कि इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस a, then the radial component of its acceleration is। एक्सेलरेशन का आपने रेडियल कंपोनेंट बताना है कि वो 0 होगा, अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन होगा या अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। जी रेडियल का जो एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट होता है उसका फार्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने ये निकाला कि आर डॉट जो है वो 0 आ जाता है, तो आर डबल डॉट भी 0 होगा। आर रेडियस जो है वो a के इक्वल है और थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ये चूंकि नेगेटिव निकला है, जो इस बात की इलामत है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है। The third example है कि if a particle describe a circle of radius a, then the transverse component of its acceleration is। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने ट्रांसवर्सल कंपोनेंट निकाला, आर डॉट 0 है और आर जो है वो a के इक्वल है, तो ये आपके पास a थीटा डबल डॉट, ये b इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है, इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमने एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कहा हुआ है। अब याद रखें कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि थीटा का आपने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि जो एंगल होता है ना थीटा होता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो जो थीटा डॉट है वो कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन आपने बताना है कि एंटायरली अलोंग टेंजेंट है,
एंटायरली अलोंग रेडियल डायरेक्शन है, या दोनों के अलोंग है, या नन ऑफ दीज है। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो है थीटा डॉट, यहाँ पर ये कांस्टेंट c लिखना था, मिस्टेकनली नहीं लिखा गया। और r डॉट जब आप निकालेंगे तो वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर r डबल डॉट 0 है और थीटा डॉट c है, तो ये माइनस ए सी स्क्वायर निकल आएगा। तो इसी तरह अगर हम ए थीटा निकालते हैं तो वो 0 निकल आता है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन के अलोंग है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर एक पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो एंटायरली रेडियल रेडियस के अलोंग होता है। या आपने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में भी देखा होगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला, a cos dx कंपोनेंट है 20। अब यहाँ पर a लार्जर है, b स्मॉलर है। मतलब a जो है ये आपके पास है सेमी मेजर एक्सिस, और b जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है। आपने बता रहे हैं कि जो वेलोसिटी है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है इनमें से। अब इसमें अगर आप r की वैल्यू ये दी हुई थी और वेलोसिटी निकालें तो एक सिंगल डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, फिर स्पीड निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसको सिंपलीफाई करके आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी जो है ना ये डिपेंड, स्पीड जो है ना ये डिपेंड कर रही है t पे। अगर साइन स्क्वायर टी मैक्सिमम होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी, अगर साइन स्क्वायर टी मिनिमम होगा या 0 होगा तो स्पीड भी मिनिमम होगी। तो हमने मैक्सिमम बताना है, तो साइन स्क्वायर टी को आप इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो उस केस में एंगल जो है वो 90 बन जाएगा। तो जब हम एंगल 90 पुट करेंगे आर के अंदर, तो cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो ये पॉजिटिव 90 भी पुट कर दे और नेगेटिव भी, उस सूरत में आर की वैल्यू प्लस माइनस बी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेमी माइनर एक्सिस है, मतलब अगर आप वेलोसिटी बनाए तो वो इस तरह, सॉरी एलिप्स बनाए तो इस तरह की बनेगी। तो ये जो जो माइनर एक्सिस होता है ना, इसके ऊपर और नीचे वाले पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। अच्छा, नीचे मैंने एक हिंट दिया हुआ है कि इसी तरह मिनिमम का क्वेश्चन पूछा जाए तो साइन को आप 0 पुट कर दें और फिर उसको आप सिंपलीफाई कर लें, तो वो एट द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस वेलोसिटी या स्पीड मिनिमम होगी, और एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।